एक माह पूर्व सुहानी ने डिफेंस ऑफ कंट्रोलर अकाउंट्स के ऑफिस में ज्वाइन किया था। उस दिन ऑफिस पहुंचकर उसने चपरासी को बुलाकर कहा, बिमल, AN4 सेक्शन से अकाउंट्स ऑफिसर को बुलाओ। बिमल चला गया और वह अपने सामने रखी फाइल पढ़ने लगी। 5 मिनट पश्चात उसके कानों में आवाज आई, मैं आई कम इन? यस कहते हुए सुहानी ने ज्यों ही सिर उठाया, रोहित बुरी तरह चौंका। सुहानी, तुम? वह भी उसे देखकर कम हैरान नहीं थी, किंतु उसने स्वयं पर काबू पाते हुए कहा, मिस्टर, क्या नाम है आपका? कुछ क्षण की खामोशी के पश्चात वह बोला, रोहित गुप्ता हूँ। तो मिस्टर रोहित गुप्ता, क्या आपको पता नहीं कि अपनी सीनियर अधिकारी को उसके नाम से नहीं वरन मैडम संबोधित करते हैं? ओह, आई एम सॉरी मैडम। रोहित का चेहरा बुझ गया। सुहानी बोली, हेडक्वार्टर से मेल आया है, फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट अभी तक पहुंची क्यों नहीं, जबकि इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। इसे भेजने का काम आपका ही है ना? जी मैडम, दरअसल पिछले माह मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। बस तभी से लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही, जिसके चलते मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। दूसरी बेटी कहते हुए जिस बेचारगी और मासूमी के साथ भाव उसके चेहरे पर आए, उससे सुहानी का मन विस्मृता से भर उठा। वह रूखे स्वर में बोली, देखिए, ऑफिस को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। 2-3 दिन में यह रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंचनी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शाम को सुहानी घर लौटी। आकाश अभी तक घर नहीं आए थे। उसने चाय बनाई, कुछ सैंडविच लिए और निचले फ्लोर पर पहुंच गई मम्मी पापा के पास। दरवाजा आकाश ने खोला तो आश्चर्यचकित हो उठी, अरे आप यहाँ? मम्मी पापा के लिए फल लाया था, अभी तुम्हें फोन करने ही जा रहा था कि चाय बनाकर यहीं ले आओ, सब साथ पियेंगे। उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। कितना ख्याल रखते हैं आकाश मम्मी पापा का, उसकी अपनी भावनाओं का। वह सोचती बाद में है और वह पहले ही काम कर पूरा कर देते हैं। इस विचार से उसकी आंखें भर आईं। आकाश उसके जीवन में ईश्वर की तरह बनकर आए हैं। उसका रोम रोम इस बात का साक्षी है। उस शाम देर तक वे दोनों मम्मी पापा से बात करते रहे, फिर खाना खाकर अपने फ्लैट पर आ गए। आकाश काफी थक गए थे, इसीलिए लेटते ही सो गई, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज ऑफिस में एकाएक उसका अतीत उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। अतीत वे पन्ने जिन्हें अपनी जिंदगी की किताब से वह फाड़कर फेंक चुकी थी, न जाने कहां से आकर उसकी आंखों के आगे फड़फड़ाने लगे। उन दिनों वह MSc फाइनल कर रही थी। उमंग उत्साह से भरी वह अपनी जीवन में ऊंचाइयों के नए आयाम तय करना चाहती थी। तभी मम्मी की फिक्र ने उसकी उड़ान पर रोक लगा दी। वह हतप्रभ थी। मम्मी, यह अचानक आपको मेरे विवाह की बात कहाँ से सूझ गई? आप तो प्रारंभ से ही लड़कियों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की हिमायती रही हैं। सुहानी, चाहती मैं भी हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो, किंतु हमारी समस्या को समझो। तुम्हारे पापा के रिटायर होने में 4 वर्ष शेष हैं। उनसे पहले हम तुम्हारे और रूही दोनों के विवाह के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। रही तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की बात, तो तुम विवाह उपरांत टीचिंग कर लेना। उससे मम्मी के सुझाव को मान लिया। अब पापा ने उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। एक दिन वे सब एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं रोहित और उसके परिवार से मुलाकात हुई। उसका रह रहकर सुहानी को प्रशंसात्मक दृष्टि से निहारना संकेत दे रहा था कि वह उन्हें पसंद है। 4 दिनों बाद उन्होंने घर आकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखने में भले ही रोहित साधारण था, किंतु उसके परिवार का ऊंचा स्टेटस, उसकी सौम्यता और सबसे ज्यादा बढ़कर सरकारी नौकरी इस रिश्ते को स्वीकृत करने की बड़ी वजह थे। 3-4 मुलाकातों में सुहानी इतना तो जान गई कि रोहित दिल का साफ और स्पष्टवादी था और सुहानी को ऐसे लोग पसंद थे। घर में खुशियों के रंग बिखर गए थे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। दिन भर वह मम्मी इसके साथ विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहती और रात में फोन पर रोहित के साथ अपने भविष्य के सतरंगी स्वप्न बुनती रही। रूही की भी अपने होने वाले जीजू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर में सभी प्रसन्न थे। उस समय कहाँ जानते थे कि अनहोनी दबे पांव उनकी ओर बढ़ रही है। एक सुबह चाय पीते हुए पापा के सीने में तेज दर्द उठा। सुहानी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और पापा को लेकर वो लोग हॉस्पिटल आ गए। पापा ICU में एडमिट थे। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उपचार में जुट गए थे। घबराहट और वेदना के कारण मम्मी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुहानी उन्हें किसी तरह हौसला दे रही थी। यूँ वह भी काफ़ी हिम्मती थी। जिंदगी में आई किसी की विपत्ति से घबराई नहीं थी, किंतु इंसान को जब किसी अपने का कंधा नजर आता है तो सहारा पाने के लिए हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। सुहानी ने भी रोहित को फ़ोन कर दिया। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने आने से एक सुरक्षा का एहसास हुआ था, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच 2 घंटे बाद पापा खतरे से बाहर आ गए थे।
रोहित ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। कैंटीन से कभी चाय तो कभी स्नैक्स लाकर मनोहरी करके वह सबको खिलाता रहा। उसका यह अपनत्व सुहानी के मन को छू रहा था। रोहित के साथ एक अदृश्य मजबूत डोर से वह बंधी जा रही थी। 2-3 दिन तक रोहित सुबह शाम हॉस्पिटल आता रहा, फिर यकायक उसका आना बंद हो गया। बस फ़ोन करके वह हालचाल पूछ लेता। वह हैरान थी, वह पूछती तो वह विश्वस्तता की बात करता। 10 दिन बाद पापा घर आ गए। एक शाम फ़ोन करके रोहित ने उसे समीप के कॉफ़ी शॉप में बुलाया। वह पहुंची और उसके सम्मुख बैठकर मुस्कुराते हुए उलाहना दिया। कितने अपसेट लग रहे हैं, जानते हो मम्मी पापा रोहित सभी याद कर रहे हैं। कल ही हाजिर होने का फरमान जारी किया है। वह एकटक उसका चेहरा देखता रहा। इतने में वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए उसने पापा का हाल पूछा, फिर बोला, सुहानी आई एम सॉरी, मैं यह शादी नहीं कर सकता। सुहानी को लगा मानो गर्म कॉफ़ी से उसके होंठ जल गए हों। उसने कप टेबल पर रख दिया। उसके होंठों से मुस्कुराहट विलुप्त हो गई और चेहरा विवर्ण हो उठा। ऐसा मजाक मत करो रोहित, यह मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मगर क्यों, ऐसी क्या व्यवस्था आ गई? तुम सुन नहीं सकोगी, मुझसे हर बात सुनने का सामर्थ्य है। तुम बोलो। सुहानी, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम 2 बहनों हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कल को तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो बड़ी बेटी होने के नाते सारा दायित्व हम दोनों पर आ जाएगा। और मैं 2 परिवारों का दायित्व उठाने के तैयार नहीं हूँ। अप्रत्याशित रूप से कहे गए ये शब्द पिघल शीशे की तरह सुहानी का हृदय चीरते चले गए। स्तंभ सी वह उसे ताकती रह गई। फिर एक शब्द पर जोर देकर बोली, रिश्ता लेकर तुम ही लोग हमारे घर आए थे ना? क्या उस समय नहीं जानते थे कि मेरी बस एक छोटी बहन है, कोई भाई नहीं है? जानता था, किंतु तब इस कमी को महसूस नहीं किया था। इसके दूरगामी परिवारों के विषय में सोचना नहीं था। फिर तो पापा को हार्ट अटैक आना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। एक गलत निर्णय लेने से बच गए तुम। विवाह के पश्चात अगर यह हार्ट अटैक पड़ता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? रोहित उसकी नज़रों की ताप सह न सका और दूसरी ओर देखने लगा। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए वह उठी खड़ी हुई। थैंक यू रोहित, अच्छा हुआ जो विवाह उपरांत तुम्हारे चेहरे से यह सौम्यता का नकाब उठ गया। मैं भी तुम्हारे जैसे नपुंसक इंसान के साथ जुड़ने से बच गई। तुम लड़कियों को अभिशाप समझते हो ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करना तुम्हारे घर में कभी कोई बेटी जन्म न ले। हृदय से नफरत, क्रोध और अपमान और पीड़ा का तूफान समेटे वह घर लौट आई, किंतु घर में उसने किसी को इस तूफान का एहसास नहीं होने दिया। पापा अभी कमज़ोर हैं, इस आघात को सही नहीं पाएंगे। यही भाव मन में रखे वह रोहित को लेकर न जाने कितने बहाने बनाती रही, किंतु कब तक? मम्मी पापा की अनुभवी आंखों को हवाओं के बदले रुख का अंदाजा हो ही गया। सब कुछ जानकर मम्मी बोली, रिश्ता टूटने से बड़ी बदनामी होगी सुहानी। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम रोहित को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। किसी भी स्थिति में हम उस पर कभी कोई बोझ नहीं डालेंगे। वह तड़प उठी, लोगों के भय से आप मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देंगी जो मेरे परिवार को बोझ समझ रहा हो? क्या उसके साथ मैं प्रसन्न रह पाऊंगी? आप दोनों ने इतने कष्ट सहकर हमारी परवरिश की और आज जब कर्तव्य निभाने की बारी हमारी आई तो हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि हम बेटियां हैं? नहीं माँ, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से अविवाहित रहना बेहतर है। अच्छा सच बताइएगा, क्या आपको कोई अफसोस हुआ है कि आपका बेटा नहीं है, दोनों बेटियां हैं? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो दोनों डिलीवरी के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो बस स्वस्थ हो। फिर मैं क्यों इसे अपने परिवार की कमी समझूं? सुहानी ठीक कह रही है इंदु, ऐसी घटिया सोच वाले इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूँगा। पापा बोले। उस पूरी रात वह विचारों के भंवर में डूबती उतरती रही और अतः उसने फैसला कर लिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर मम्मी पापा से कहा, सुहानी के लिए कोई और लड़का देखिए। नहीं मम्मी, अब बस और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूंगी, ताकि फिर कभी कोई कह ना पाए कि इस परिवार में बेटा नहीं है। बिल्कुल ठीक है दीदी, मैं भी अब मेडिकल की तैयारी करूंगी। रूही चहक कर बोली, अरे तुम दोनों मनमानी मत करो, यह तो सोचो तुम्हारे पापा रिटायर। बस इंदु, पापा ने टोका, मुझसे अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य है। बच्चों को अपने जीवन का फैसला स्वयं करने दो, उन्हें अपने पंखों को आजमाने दो। अगर हौसला हो, दिशा सही हो तो इंसान की मुट्ठी में आकाश भी समा सकता है। बस उसी दिन से सुहानी सिविल सर्विस की तैयारियों में जुट गई।
प्रखर बुद्धि की स्वामिनी तो वह पहले से ही थी। अब जब कामयाबी पाने का जुनून उसके सिर चढ़कर बोला तो सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो चला। प्रथम प्रयास में ही उतनी बड़ी कामयाबी से घर में सभी प्रसन्न थे। समय से सुहानी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गई। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस और विभिन्न प्रांतों से आए ट्रेनीज, कुल मिलाकर वहां का माहौल खुशनुमा था। एक दिन वह फूड कोर्ट में लंच कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। सुहानी मुड़ी तो अपने कॉलेज के साथी आकाश को देखकर एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। वह बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सिविल सर्विस में जाना चाहती हो। कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले अचानक लिए जाते हैं। वह मुस्कुराई। याद है कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन को लेकर हम दोनों के बीच कितनी खींचातान रहती थी। मेरा एक भी नंबर ज़्यादा आ जाए तो तुम्हारी यह नाक कैसे फूल जाती थी। उसने सुहानी की नाक पकड़कर जोश से हिलाई तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आकाश उसे अपलक निगारने लगा। यार, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसने गाल आरक्त हो उठे, नजरें सम से झुक गईं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। स्वभाव और सपने एक हों तो अपनत्व की कोपल स्वतः फूटने लगती है। उन्हीं दिनों आकाश 4 दिनों के लिए अपनी बहन के विवाह में गया। उस समय कितनी व्याकुल थी वह आकाश से मिलने की तलब से। उसे एहसास कराया कि अपनत्व की ये कोपर प्रेम के नन्हे पौधों में बदल चुकी थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अगली सुबह सभी ट्रेनीज को अपने शहर लौट जाना था। उस शाम वह और आकाश पार्क की बेंच पर बैठे थे। याका आकाश ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, सुहानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? आकाश की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और प्रणय विवेदन से सुहानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि उस मीठी सिहरन से वह मदहोश होती, अतीत की कट स्मृतियों ने उसकी चेतना को जगा दिया। वह बोली, आकाश, तुम जानते हो हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ, तो उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। तब सुहानी ने अपने अतीत को बयां करते हुए आवेश में कहा, स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? सभी अपेक्षा स्त्री से ही क्यों की जाती हैं? आकाश ने स्नेह से उसके हाथ को थपथपाकर कहा, भूल जाओ उन व्यर्थ की पुरानी बातों को। मैं बस एक बात जानता हूँ कि स्त्री तभी अपनी ससुराल के प्रति समर्पित होगी जब उसका और उसके रिश्तों का सम्मान किया जाएगा। सुहानी, विवाह के बाद कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं रह जाता, सब कुछ हमारा होता है। पति पत्नी का मात्र शरीर ही नहीं, मन भी एकार होना चाहिए। उसने आकाश के कंधे पर सिर रख दिया। कब दोनों की एक ही शहर में पोस्टिंग हुई, कब विवाह हुआ, पता नहीं चला। रूही मेडिकल करने आगरा चली गई थी, इसीलिए आकाश जबरन मम्मी पापा को ले आए और अपनी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया। सोचते सोचते सुहानी नींद के आगेश में समा गई। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची। पार्किंग में कार खड़ी करके वह निकली ही थी कि रोहित वहां आ गया। झिझकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। आज जब मेरी 2 बेटियां हुई तब मुझे समझ आया। क्षमा किस बात की? मैं तो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुँची हूँ और आकाश जैसे सुलझे हुए और काबिल व्यक्ति की जीवन संगिनी हूँ। कहकर सुहानी अपने केबिन की ओर चल दी। रोहित ठगा सा उसे जाता देखता रहा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात का समय था और मुझे डर लग रहा था। इस वक्त मायके जाकर सबको क्या बताऊंगी कि रात के इस पहर में अकेली क्यों आई हूँ और मेरा पति कहाँ है। जबकि मेरा पति कैसे आता, मैं तो उससे लड़ झगड़ कर आ गई थी। उस व्यक्ति ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था, बल्कि साफ साफ कहा था कि तुम जा तो रही हो, लेकिन याद रखना वापस भी तुम खुद ही आना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतने कांटेदार शब्द थे ना उसके, और बोलने का ढंग तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बदनामी का एहसास मुझे अंदर से काट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मर्जी की शादी करने के बाद भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। शायद सच कहते हैं लोग, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पैसा ही होता है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो उसका प्यार से दम घुटने लगता है, और मेरी इच्छा है तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ और भाई ने मुझसे कहा था कि अच्छे से सोच लो,
तुम जिस व्यक्ति से शादी करने जा रही हो उसके पास इतनी दौलत नहीं है, वो तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे सकेगा जितनी तुमने यहाँ देखी है। लेकिन मुझ पर तो सिर्फ प्यार का भूत सवार था। शादी के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैंने गलती की है, और उसकी जो शुरुआत उसी दिन से हुई थी जब मैंने जींस टॉप पहना था। मेरे पति ने देखकर ये कहा था कि यह तुमने क्या पहन लिया है। हालांकि मैं पहले भी ऐसे कपड़े पहनती थी, उसने मुझे नहीं रोका था। लेकिन अब हम इस वक्त मेरे पति के दोस्त के घर में जा रहे थे। शादी की दावत पर मैंने हैरत से अपने पति को देखा, जिसके चेहरे पर मायूसी थी। मैंने कहा कि मैं तो शॉर्ट कपड़े पहनती ही रहती हूँ, आज कौन सा मैंने पहली बार पहने हैं। और उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम मेरी पत्नी हो, मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं, कपड़ा अभी बदल लो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मर्द की फितरत कितनी दोगली होती है। उसे महबूबा मॉडर्न चाहिए होती है और पत्नी घूंघट में छुपी हुई। मैंने गुस्से में कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन मेरा मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। एक तो घर में एसी भी नहीं था, गर्मी से मेरी जान निकल रही थी। अगर मैं ज़रा खुश हुई थी तो वो खुशी भी उसने मुझसे छीन ली थी, और फिर मेरा गुस्सा उस पर वक्त आसमान को छूने लगा था। मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके अपने घर से बुलाया कि हम दोनों को मेरे पति के दोस्त के घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन मेरे पति ने मुझसे पूछे बिना ही उसे वापस भेज दिया और साफ शब्दों में कहा कि मेरे दोस्त मेरी हैसियत को जानते हैं। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी दौलत से नहीं। अब जैसे मैं रहता हूँ तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा। और फिर हम बिना एसी के टैक्सी में बैठकर गए। मैं मुश्किल से उन आंसुओं का गला घोटने में लगी हुई थी। हम कब पहुँचे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पति ने मुझे जैसे किसी सपने से जगाया, और जैसे ही मैं टैक्सी से बाहर निकली मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम एक आलीशान बंगले के सामने खड़े थे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पति का कोई दोस्त इतना अमीर भी था। मैंने हैरत से अपने पति की तरफ देखा, जो अब टैक्सी वाले को किराया दे रहा था। उसके बाद उसने दरवाजे पर बेल बजाई। मैंने फ़ौरन अपने हुलिये की तरफ देखा। सिंपल सी साड़ी में मैं उस आलीशान घर में जाने के काबिल नहीं थी। अब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने वो कपड़े क्यों उतारे थे। और फिर गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने अच्छे से हमारा वेलकम किया और एक नौकर हमें लेकर अंदर आ गया। जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इतना ही दिलकश था। हर चीज़ में खूबसूरती झलक रही थी। मुझे फ़ौरन अपना मायका याद आ गया, जब मैं अपने प्यार के लिए छोड़ आई थी। मेरा दिल टूट गया था। और फिर मेरे पति का दोस्त बाहर आया, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। दोनों को देखकर मैं हैरान रह गई। वो दोनों एक दूसरे के संग इतने खूबसूरत लग रहे थे। उस लड़की ने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। दोनों ने फूल देकर हमारा वेलकम किया। मुझे अपना नाम मिटता हुआ सा लगने लगा था। मैं आज तक बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों में गई थी और लाखों लाखों के कपड़े पहनती थी, पर इस वक्त मैं बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे हमारे घर की नौकरानी। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि मुझे कुछ देर बाद ही ठंड लगने लगी। मैं तो उन सब चीज़ों की आदी थी। गर्मी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मेरा पति अपने दोस्त से हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी खाने पीने का इंतजाम देखने चली गई। मेरे पति के दोस्त ने कहा कि भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी भी मोहब्बत करने वाली औरतें दुनिया में मौजूद हैं, वरना आजकल तो औरतें पैसे पर मरती हैं। उसकी बात से मुझे कुछ हुआ था। मैं चुपचाप बैठी रह गई। एक खुशगवार माहौल में हमने खाना खाया। मेरे पति का दोस्त थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं कितने दिनों से आप लोगों के लिए दावत करना चाहता था, लेकिन आपके पति के पास टाइम ही नहीं था। और फिर मैंने अपने पति की तरफ देखा, जो खामोशी से खाना खा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह जानबूझकर मुझे यहाँ नहीं लाना चाहते थे। मेरे पति के दोस्त की पत्नी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह थी। वो देखने पर बस मुस्कुरा देती थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। तकरीबन 3 घंटे हम वहाँ रहे। मेरा वहाँ से उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वापस तो आना ही था। हम लोग वापस आ गए। मेरे पति के दोस्त और उसकी पत्नी ने मुझे गिफ्ट दिया था। वापस आकर मुझे उस छोटे से घर में अजीब सा एहसास हुआ था। मेरा दम घुटने लगा था। दिल कर रहा था कि वापस उधर ही चली जाऊं, लेकिन अब तो मुझे यहीं रहना था। मेरे पति खामोशी से कपड़े बदलने चले गए। गर्मी इतनी थी कि कुछ ही देर में मुझे पसीना आने लगा। यहाँ एसी तो क्या, कूलर भी नहीं था। मुझे अब अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। उसने वो सब कुछ लेने से मना कर दिया था जो मेरे घर वालों ने दिया था। एक घर और गाड़ी लेकर मेरे पति का आत्मसम्मान चला जाता। मैं यहाँ जल रही थी। कुछ देर बाद मैंने भी चेंज कर लिया, और जब
मैंने गिफ्ट खोलकर देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। उसमें खूबसूरत सा डायमंड का सेट था। मैं अभी उसकी उस खूबसूरती में गुम ही थी कि मेरे पति ने वो सेट मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना, ये हम उन्हें वापस कर देंगे। मैंने हैरत से अपने पति को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने वो सेट ही फेंक दिया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन गर्मी इतनी थी कि सोया नहीं गया, जबकि मेरा पति थोड़ी देर में ही सो गया था। उसे आदत थी ऐसे रहने की, जबकि मुझे नहीं थी, और फिर हमारे झगड़े बढ़ते गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पति बड़ा अजीब और सनकी सा था। उसने मुझे जॉब करने से भी मना कर दिया था। जॉब भी मुझे बहुत अच्छी जगह से ऑफर हुई थी। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं और अपना घर बनाएंगे, वो सब चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें जॉब की अनुमति नहीं दे सकता। अब मुझे लगने लगा था कि उसने मुझे घर में कैद कर लिया। जब मुझे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे जो मेरे पति के पास नहीं थे, कभी बिजली नहीं होती तो कभी पानी बंद हो जाता था। 4 दिन में ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। मोहब्बत का भूत मेरे सर से फौरन उतर गया था। मैं तो अपने भाई से भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकती थी। उसने पहले ही मुझे इस शादी से मना किया था और फिर उसी दिन मुझे माँ का फ़ोन आ गया। वो मुझे बता रही थी कि भाई और भाभी घूमने गए हुए थे। मेरा दिल दुखी हो गया था। भाभी ने भाई को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। वैसे तो भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा भाई उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नए कपड़े की ज़रूरत थी। मेरे पास कम कपड़े थे, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। मैंने बातों बातों में माँ से कहा तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिया और मैं खुश हो गई। फिर मैं फ़ौरन शॉपिंग करने चली गई, लेकिन जब वापस आई तो मेरा पति घर आ चुका था। उसने गुस्से से पूछा कि तुम मुझे बताए बिना कहाँ चली गई थी। मैंने साफ साफ कह दिया कि शॉपिंग करने गई थी और मुझे डर भी लग रहा था। मेरे पति ने पैसे के बारे में पूछा तो मैंने कहा मेरी माँ से लिए हैं। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा आया था, लेकिन यह मेरे पैसे थे, उन पर मेरा हक था। वो घर से निकल गया। रात को आया तो उसने हाथ में कुछ कपड़े थे। उसने वो कपड़े मेरी तरफ फेंकते हुए कहा कि ये किसी भिखारी को दे दो। मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। मुझे अपने पति पर पागलपन का असर लग रहा था। मैंने भी चुप ना रह सकी और मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे यहाँ सांस भी ना लेने दो। मेरा यहाँ दम घुटता है। मेरी माँ के पैसे पर मेरा हक है। वो भी गुस्से से बोला तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था। और मैं रोने लगी। मैंने वो कपड़े उठाए जो मैं खरीद कर लाई थी। जब मैं कमरे से निकलने लगी तो मेरे पति ने पीछे से कहा कि जा तो रही हो मगर लौट कर कभी मत आना। मैं पता नहीं कैसे अपने घर तक पहुंची। मैं आते ही अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, पर मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी। मेरी मोहब्बत जैसे मर गई थी। अपने कमरे में एसी के साथ मुझे अच्छी नींद आई थी। अगली सुबह भाभी ने मुझे आकर उठाया था। वो मुझसे शिकवा कर रही थी, हम भी रात को ही आए हैं। मैंने भाभी से फ़ौरन पूछा कि भाई आपसे इतनी मोहब्बत कैसे करते हैं, वो आपकी हर बात कैसे मानते हैं। यह सुनकर भाभी के चेहरे पर साया सा लहरा गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो औरत के नसीब की बात है, किसी को सब मिल जाता है और किसी को सब मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। मुझे इनकी बातों पर हैरत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अपने पति के साथ हमेशा वफादार रहो, बस यही एक रास्ता है जिससे पति का दिल जीता जा सकता है। और मैं सर झुकाए बैठी रही। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं पूरी तरह हताश हो चुकी थी। अपने मायके आई तब भी मेरे पति ने फ़ोन नहीं किया था और ना ही मैंने किया। मैं यहाँ बहुत सुकून में थी। ससुराल के बारे में याद आते ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। कभी कभी वो जालिम व्यक्ति याद आता था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने वो आवाज़ पहचान ली थी। ये मेरे पति का वही दोस्त था जिसके घर में दावत पर गई थी। वह फिर से घर बुला रहा था। कह रहा था कि उस दिन कुछ ज़रूरी बातें रह गई थी और शायद उसे भी अब तक का पता चल चुका था कि मैं अपने घर आई हुई थी। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और अगले दिन में बताए गए टाइम पर पहले ही अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर वहाँ पहुँच चुकी थी। अंदर खामोशी थी, कोई भी नहीं था। कोई है, मैंने पूछा। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। तभी मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ किचन के साथ बने कमरे से आ रही है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला जो बाहर से बंद था। अंदर का मंजर देखकर मेरी आत्मा कांपने लगी।
मेरे पति के दोस्त की पत्नी रस्सियों से बंधी हुई थी। वह बहुत जख्मी थी। मैंने फौरन उसका मुंह खोला और फिर उसने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, वह व्यक्ति जानवर है, तुम उसके जाल में मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया था वह बहुत भयानक था। वो अमीर आदमी है, दरअसल एक स्मगलर और साइको किलर था और वो अपनी पत्नी को रोज मारता था। पुलिस उससे पीछे पड़ी हुई थी। वहां से मैं अपने कमरे में आकर जैसे बेहोश हो गई, बुरी तरह से डर गई थी। मैं अपने भाई को बताना चाहती थी ताकि वो उस लड़की की मदद करे। तभी मुझे अचानक उनके कमरे से बाहर भी रोने की आवाज़ आई। भाई भाभी पर चीख रहे थे। मुझे आज समझ आ गया था कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं। मुझे अपना पति याद आया जो मुझ पर मोहब्बत करता था, बस अपने पास पैसे नहीं थे। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शाम होते ही मेरा पति मुझे लेने आ गया, लेकिन मुझे उसी के साथ जाना था। वो मेरा रक्षक था। घर से बाहर निकली तो हैरान हो गई। बाहर एक चमचमाती गाड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि यह गाड़ी उसे ऑफिस की तरफ से मिली है। उसने मुझे माफ़ी मांगी और मैं तो रो ही पड़ी। मैंने उसे सब बता दिया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, पागल, तुम तो बेवकूफ़ हो। फिर उसने मुझे बताया कि उसका दोस्त पकड़ा जा चुका था। उसका दोस्त नहीं था, बल्कि मेरे पति ने उसे जानबूझकर दोस्ती की थी ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। और मुझे ये आज ही पता चला था कि मेरा पति एक सीक्रेट एजेंट था। वो गरीब नहीं था, लेकिन अपने मिशन के लिए बना हुआ था। मिशन पूरा हो चुका था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।